हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में बातें चल रही थी, सही है। और अपन ने देखा था कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और कहीं ना कहीं अपन ने डिफ़ाइन किया था कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है भाई, द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई टू फॉर्म स्टेबल लाइटर न्यूक्लियाई along with emission of some radiations are known as radioactivity। हिंदी में बोलें तो जब कोई हैवी एलिमेंट्स या हैवी न्यूक्लियाई अपने लाइटर न्यूक्लियाई में अपने आप टूटता है, उसके साथ साथ कुछ रेडिएशंस एमिट करता है, उस प्रोसेस को ही अपन क्या कहते हैं, रेडियोधर्मिता कहते हैं। यहाँ तक अपन बात कर रहे थे। फिर अपन ने कहीं ना कहीं बात की थी कि रेडियो एक्टिविटी की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए। तो मैडम क्यूरी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो एनालिसिस किया था, उन्होंने देखा था कि आपके पास जनरली जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि बात की जाए टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, इन सब पे क्या है, डिपेंड नहीं करती है। दूसरी बात अपन ने देखा था कि जो कोई एलिमेंट अगर मान लो कोई एक्स एलिमेंट क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो उसकी सभी फॉर्म बोलें तो आयोनिक फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर किसी कंपाउंड की फॉर्म हो, वो सभी की सभी भी आल्सो अपने पास क्या होंगे जी, बोलो जी, रेडियो एक्टिव ही कहलाएंगे। यहाँ तक बात की थी। फिर अपन ने देखा था कि रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस होती है, उसके दौरान कुछ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो आज अपन उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं जो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के दौरान एमिट होती हैं। तो चलो जी बात करते हैं कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कौन कौन सी थी जो एमिट हो रही थी, उसी के बारे में अपने को डिस्कस करना है। देखिए गाइज, ध्यान से पढ़ते चलना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम जो भी पढ़ेंगे वो आपके पास हर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को अप्रोच करने में बड़ा हेल्पफुल रहेगा और आसानी से आप किसी भी क्वेश्चंस को या किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। चलो जी बात करते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस देखो जी कौन कौन सी थी। अपन बात कर रहे थे कि एक अल्फ़ा थी, दूसरा आपके पास बीटा, तीसरा आपके पास गामा। ये तीन रेडिएशंस आप लोगों के पास एमिट हो रही थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो इसमें अगर मैं बात करना चाहूँ तो रेडियो एक्टिविटी की अगर बात की है, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशंस। देखो जी अगर इसकी बात की जाती है क्या है, अगर मैं बात करूँ तो आप इसको क्या कह सकते हो, He2+ आयन भी बोल सकते हो। समझना भाई ध्यान से, He2+ आयन, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं 2He4 से भी डिनोट कर सकते हैं, या हीलियम एटम बोल सकते हैं इसको, या हीलियम+2 आयन बोल सकते हैं, सही है। दूसरी बात, ये आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर, ये इसका क्या है, एटॉमिक मास, सही है। देखो जी अब यहाँ से इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको अपन डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम भी बोला जा सकता है, क्योंकि आपके पास क्या है, हीलियम एटम अपने आप में आयोनाइज हुआ है, तो दैट मीन्स आप क्या कहते हैं, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। या फिर आप लोग इसको और क्या बोल सकते हैं, लेट अस सपोज दैट मेरे पास एक आपके पास क्या है, हीलियम एटम है, सही है। आपके पास ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे ही आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले, सही है, तो आपके पास बचेगा क्या भाई, जहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके, यानी आपके पास रिमूव हो चुके, रिमूव होने के बाद क्या बचेगा आपके पास, ये यहाँ से चला जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तो बच क्या गया भाई यहाँ पे, न्यूक्लियस। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम भी बोला जा सकता है। ये आपके पास इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कि आपके पास अल्फ़ा क्या होगा, He2+ आयन, सही है। दूसरी बात आपको क्या बोल सकते हैं, 2He4 हीलियम एटम भी बोला जा सकता है, या डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, सही है। या फिर इसको न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम भी बोला जा सकता है। नंबर 2 देखना जी, अगर बात की जाए बीटा की, तो बीटा के आपके पास ये कहा जाता है
कि इट इज इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल क्या है जी? इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल क्यों बोला है ये तो अपन आगे बात करेंगे, लेकिन बताना चाहूँगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन के लाइक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन जैसा है, कंप्लीट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन जैसी नहीं है, उसके कुछ प्रॉपर्टी इसकी रिजेंबल करते हैं, दैट मीन्स आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल। ठीक है, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो -1e⁻�0 ये आपके पास क्या होता है? बीटा पार्टिकल। क्या होता है जी? बीटा पार्टिकल। इसी का नाम है आपके पास बीटा पार्टिकल। सही है। नंबर 3, अगर बात करूं गामा की, तो गामा आपके पास नथिंग, अब कुछ नहीं है, बल्कि आपके पास क्या है? रेडिएशंस ऑफ एनर्जी। रेडिएशन ऑफ क्या है? एनर्जी की क्या है? एक रेडिएशन है। ध्यान देना भाई, रेडिएशन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ रही है? दोबारा से एक बार देखिए भाई, अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा किसे कहेंगे? एक हीलियम He2+ का आयन भी बोला जा सकता है, 2He4 एटम, या फिर आपके पास डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, या फिर आपके पास न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। दूसरी बात डिस्कस की जाए आपके सामने, बीटा पार्टिकल का क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल है, -1e⁻�0 या बीटा पार्टिकल है। और गामा आपके पास क्या है? गामा आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सामान्य तौर पर देखा जाए एक रेडिएशंस ऑफ एनर्जी है। समझने की कोशिश करना भाई, एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर पॉइंट के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है। फिर देखना आपके पास एक भी क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है, आप आसानी से इजी वे में हर तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे भाई। देखो जी, आगे बात करते हैं। अब यहाँ से अगर बात की जाए, क्वेश्चन आपके माइंड में ये उठ रहा होगा, क्या सर यही बातें इनके बारे में यही बातें होती हैं? नहीं, आंसर होगा नहीं। आपके पास इसकी कुछ जनरल बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं? जैसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे पहले अगर जानना चाहोगे तो एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है कि मैडम क्यूरी ने ये कैसे पता लगाया होगा कि ये हीलियम एटम, मान लो एक सब्सटेंस है, हैवी एलिमेंट्स है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, वो आपके पास उसके अंदर से रेडियोएक्टिव रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। बोलो जी, बात सही है? जब ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ रेडिएशंस, मैडम क्यूरी ने कैसे पता लगाया कि इनमें से कौन सा तो अल्फ़ा होगा, कौन सा बीटा होगा, कौन सा गामा होगा? तो बड़ा सिंपल है, देखना भाई क्या किया उन्होंने। आपके पास अगर मैं बात करता हूँ एनालिसिस ऑफ अल्फ़ा बीटा पार्टिकल, एनालिसिस ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा, कि गामा इन तीनों का एनालिसिस किस बेसिस से, किस आधार पे किया गया था, समझने की कोशिश करना। देखो जी, लेट अस सपोज दैट एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या लिया जी? आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, क्या लिया? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे इसमें लिया। अब जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे है, तो हमें पता है कि अब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन अपने आप होता है। तो जैसे यहाँ पे रेडिएशंस, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडिएशंस एमिट कर रहा होगा, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस यहाँ से एमिट हो रही होंगी, तो कुछ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इस तरह से आपके पास एमिशन चल रहा होगा। सही है, इस तरह से। तो ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ रेडिएशंस कि आपके पास इनमें अल्फ़ा पार्टिकल भी होगा, बीटा भी होगा, गामा होगा। तो कैसे पता लगाया? इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, दोनों तरफ आपके पास एक इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दी भाई। क्या कर दी? इलेक्ट्रिक प्लेट, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। सही है, इलेक्ट्रिक प्लेट लगा, जैसे इलेक्ट्रिक प्लेट या फील्ड अप्लाई की, तो यहाँ से जो रेडिएशंस एमिट हो रही थी, सही है, रेडिएशंस का एमिशन चल रहा था, तो उस दौरान यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिक प्लेट्स या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो उस दौरान आपके पास जो पॉजिटिव रेडिएशंस थी या पॉजिटिव पार्टिकल्स थी, वो आपके पास नेगेटिव की तरफ डेविएट हो रहे थे। और उसी प्रकार से जो नेगेटिव पार्टिकल्स थे, वो आपके पास कहाँ डेविएट हो रहे थे भाई? बोलो जी, पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ डेविएट हो रहे थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरी बात, अब आपके पास कुछ रेडिएशंस, जैसे मैं आपके पास इस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है, ये जो रेडिएशंस है, इससे आप क्या एनालिसिस कर सकते हो, क्या अनुमान लगा सकते हैं? इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इन रेडिएशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक प्लेट का नो इफेक्ट, यानी देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
बिकॉज ये आपके पास क्या जा रहे हैं भाई, स्ट्रेट यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे चार्ज क्या होगा जी, जीरो चार्ज होगा। क्या होगा, चार्ज क्या होगा जी, चार्ज क्या है, जीरो। इनके ऊपर कैसा आप खुद समझ सकते हो, इधर आपके पास नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और पाया गया कि पॉजिटिव चार्ज किन पे होता है, अल्फ़ा पार्टिकल पे। किस पे होता है जी, अल्फ़ा पार्टिकल पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे ही इधर बात की तो आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ कौन डाइवर्ट करेगा, नेगेटिव। और ये पाया गया कि कौन से पार्टिकल थे, बीटा पार्टिकल। कौन से थे, बीटा पार्टिकल। समझने की कोशिश करना, एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जिनके ऊपर यानी जिन पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है वो पार्टिकल्स आपके कौन से होंगे जी, गामा रेडिएशंस। कौन से होंगी, गामा रेडिएशंस। समझना भाई, इस तरह से मैडम क्यूरी ने आपके पास एनालिसिस किया था कि उनके माइंड में भी एक जैसे स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन जनरेट होता जा रहा था कि जैसे अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स की आपके पास हिस्ट्री आपके पास निकल के सामने आई कि क्या होते हैं। जैसे क्या होता है इसके सामने, जैसे उन्होंने आप क्वेश्चन उठा कि मेरे पास रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, तो ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ रेडिएशंस मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा अल्फ़ा है, कौन सा बीटा है और कौन सा गामा है। तो उन्होंने अनुमान लगा के दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट लगाई और दोनों से एनालिसिस किया कि जो पॉजिटिव की तरफ है डेविएट हो रहा है नेगेटिवली चार्ज, और वो आपके पास बीटा हैं। जो नेगेटिव की तरफ डेविएट हो रहा है वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज हैं, और उनके ऊपर वो कौन से पाए गए भाई, अल्फ़ा पार्टिकल्स। और जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं है वो आपके पास कौन थे, बोलो जी, गामा रेडिएशंस। बोलो जी, पहला स्टेप कंप्लीट। चलें आगे। तो इस तरह से मैडम क्यूरी ने किया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं सम जनरल बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस। देखो जी, सम बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है, वही आपके पास अल्फ़ा बीटा और आपके पास गामा। सही है। अगर एक टेबल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें तो बड़ा आसान होगा कि आपको याद करने में, समझने में बड़ी आसानी होगी। तो आप एक टेबल बनाइए। सही है। देखो जी, आगे आपके पास बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास जनरली बात करता हूँ प्रॉपर्टीज़ की कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अपन को डिस्कस करनी है। यहाँ पे आपके पास स्टेयरिंग नंबर। देखो जी, नंबर फर्स्ट, अगर मैं बात करना चाहूँ नेचर की, किसकी बात करना चाहें भाई, नेचर की। बोलो जी, नेचर की बात करना चाहें तो नेचर आप सब जानते हो, इसको क्या बोलते हैं, He2+ आयन भी बोला जा सकता है, और इसको क्या कहा जा सकता है, 2He4 एटम, ये भी आपके सामने बोला जा सकता है। इसको क्या कहा जाता है, -1e⁻0, ये था। और ये आपके पास सिंपली क्या था भाई, रेडिएशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की क्या है, रेडिएशन है। सही है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ चार्ज की बात कि चार्ज क्या होगा, तो आप सब जानते हो, अपन ने अभी अभी एनालिसिस किया था बाय द एक्सपेरिमेंट। क्या था, पॉजिटिवली चार्ज, या आपके पास नेगेटिवली चार्ज, या आपके पास न्यूट्रल। कौन से था भाई, न्यूट्रल था। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन गामा रेडिएशंस, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दीज आर न्यूट्रल। सही है। नंबर थर्ड, अगर मैं बात करूं मास की, किसकी बात करें भाई, मास की। तो मास की अगर बात की जाए तो इसका मास सबसे ज़्यादा होगा भाई, क्या होगा, लार्ज मास होगा। और क्या होता है, लगभग 4 AMU के बराबर होता है। कितना होता है भाई, 4 AMU। सही है। इसका मास की बात की जाए तो आपके पास क्या होगा, इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। जैसे कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg, यही होता है। बोलो जी, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी। उसके बाद यहाँ से अगर बात की जाए तो इसका मास होता है नेग्लिजिबल।
नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। नंबर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, ध्यान रखने की बात है। आपके पास बात की जाए, आपके पास स्पीड की बात की जाए, किसकी की जाए? स्पीड की। बोलो जी, स्पीड की अगर बात की जाए तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि स्पीड के अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा तो किसका मास ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। चलिए, मास किसका ज़्यादा है? इसका मास ज़्यादा है, तो स्पीड किसकी कम होगी? बोलो जी, स्पीड किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी? बोलो जी, इसकी स्पीड की बात की जाए तो कहा जाता है 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का 1/10 होता है, ये कहा जाता है। नंबर 2, देखना भाई, इसकी स्पीड कही जाती है कि आपके पास अगर स्पीड की बात की जाए तो इसके आपके पास मोर स्पीड होती है। कितनी होती है? मोर, ये ध्यान रखना। सही है, इसके आपके पास कितनी होगी? सबसे ज़्यादा। क्या होगी? सबसे ज़्यादा। इस सबसे ज़्यादा का बोलें तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। किसके बराबर होगी? स्पीड ऑफ, क्योंकि आपको पता है मास 0 है, तो जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। आप खुद अपनी ऊपर एनालिसिस करके देखिए कि अगर मैं आपके पास एक हाई वेट पर्सन और एक लो वेट पर्सन को या लाइट वेट पर्सन को अपन एक रनिंग करवाई जाए, दौड़ करवाई जाए, तो कौन आसानी से तेज़ भागेगा भाई? स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? तो आप सब जानते हो किसकी होगी। बोलो जी, लाइट वेट पर्सन की आसानी से दौड़ पाएगा, तेज़ दौड़ पाएगा। इसी प्रकार से ये है भाई। देखो जी, नंबर 5 समझ में आ रहा है? बोलो भाई, समझने की कोशिश करना, रटने की कोशिश कोई नहीं करेगा। रिक्वेस्ट है, जो रटेगा वो फल पाएगा नहीं। देखो जी, नंबर 5 पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर हिंदी में बोले तो विभेदन क्षमता। क्या होती है? विभेदन क्षमता। सबसे पहले तो जानने की कोशिश करें कि आपके पास पेनिट्रेशन पावर क्या होती है। देखो जी, मानो मेरे पास एक क्या है, एक मेटल की प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स यहाँ से आपके पास इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, तो कहा जाता है जितनी आपके पास जितनी सतह तक या आपके पास इसको पार करेंगे तो वो आपके पास क्या है, उसकी विभेदन क्षमता। कहने का मतलब, जैसे इस बोर्ड को अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो इसको मैं यहाँ से स्ट्राइक करूँगा तो आपके पेरा जो, मान लो आपने एक दूसरी चीज़ में वे में देखें, मान लो को गोली चलानी है तो गोली किसी दीवार में चलाई जाए या आपके पास किसी लेट अस सपोज दैट कार पे आपके पास किसी क्या प्लाईवुड में चलाई जाए, तो आप खुद जानते हो किस में गोली ज़्यादा पास होगी? प्लाईवुड में। बोलो जी, एज कंपेरिजन टू कोई बॉल के। सही है, तो वो चीज़ क्या आपके पास क्या है, एक पेनिट्रेशन पावर है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए किसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी। बोलो जी, पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा होगी? बताओ जी। मैं आपसे कहना चाहूँगा अल्फ़ा की सबसे कम, फिर उसके बाद बीटा, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा गामा। किसकी है भाई? गामा। कहने का मतलब ये आपके पास क्या है, इसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन। खुद अंदाज़ क्यों है? क्योंकि स्पीड से, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो पेनिट्रेट ज़्यादा करेगा, सब जानते हो। कोई आपके पास इस गोली है, वो आप जितनी स्पीड से जाएगी उतनी किसी दीवार को या वॉल को या किसी आपके पास प्लाईवुड को उतनी ज़्यादा आपके पास विभेदन करेगी। बोलो जी, बात सही है। तो आपके पास पेनिट्रेशन पावर किस पे डिपेंड करेगी? जनरली आपके पास स्पीड ऑफ लाइट या फिर आपके पास स्पीड पे डिपेंड करेगी, कितनी स्पीड उसकी होती है उसके ऊपर आपके पास डिपेंड करेगी। नंबर 6 देखना भाई, नंबर 6 की अगर बात की जाए, आयनाइजेशन पावर। क्या होगी जी? आयनाइजेशन पावर, आयनन क्षमता। देखना जी, आयनाइजेशन पावर की अगर बात की जाए तो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि आयनाइजेशन क्या होता है, आयनन क्या होता है। कि जब किसी पार्टिकल के द्वारा किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, आपके पास क्या होता है? आयनाइजेशन। बोलो जी, लेट अस सपोज दैट, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो एक गैसियस एटम है, क्या है? गैस का सैंपल है, उसमें आपके पास क्या होंगे? एटम्स होंगे, और एटम्स के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। बोलो जी, जैसे आपके पास ये अल्फ़ा बीटा गामा
पार्टिकल्स यहाँ से एटम से टकराएंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे भाई, बाहर निकलेंगे। क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। और बाहर निकलेंगे तो आपके पास ये गैसेस एटम क्या है, ये आयनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। तो आप खुद बताइए। और कहा जाता है कि आयनाइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। किस पे होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी के। जिसके जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना उसका आयनाइजेशन। सही है। काइनेटिक एनर्जी, अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है। आप लोग सब जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी, सही है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है, हाफ mv², यही होता है। और आप सब जानते हो स्पीड के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मास पे। मास पे कहने का मतलब अगर जितना ज़्यादा मास होगा काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। सही है। काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपके पास आयनाइजेशन क्षमता भी या आयनाइजेशन पावर भी क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। तो लगाइए अंदाज़ा किसकी, आपके पास मास किसका ज़्यादा है, बोलो जी, अल्फ़ा का, फिर उसके बाद बीटा का, फिर उसके बाद गामा का। और आपको पता है जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा उसका आयनाइजेशन पावर भी ज़्यादा। तो ये ऑर्डर क्या होगा भाई, आयनाइजेशन पावर का। बोलो जी, समझ में आई कहानी कि ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वैसे तो आपको बुक्स में पढ़ने को मिल जाएंगी, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज जनरली एग्जाम्स में डिस्कस की जाती हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस की है। सही है। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, आई थिंक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी हो तो मेरे को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। सही है। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को समझते हुए चलना है। सही है। चलो जी, आज की क्लास में अपन इतना रखेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सही है, ये चीज़, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो जी, थैंक यू सो वेरी मच।